फैशन वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुनिया का अनोखा जेल जिसको ब्रेक करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, एक जेल ब्रेक की। पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम अल्काट्राज है। ये 22 एकड़ का है और ये आइलैंड अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड के ऊपर 1910 में एक जेल बनाया गया था जो यूएस आर्मी के यूज में 1934 तक था। जब यूएस आर्मी ने इस जेल को छोड़ा तो उसको गवर्नमेंट ने फेडरल प्रिजन में तब्दील किया। ये जेल चारों तरफ से पानी से घेरा हुआ है और चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से कवर्ड है। इस जेल में बहुत हाईली क्वालिफाइड गार्ड्स तैनात थे क्योंकि इस जेल में बहुत टॉप लेवल के गैंगस्टर्स और कैदी थे जो बाकी कई जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे। इन शॉर्ट, कि दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी को यहाँ लाया जाता था क्योंकि यहाँ से एस्केप करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस जेल को भी 1962 में ब्रेक कर दिया गया। दोस्तों, इस जेल ब्रेक की कहानी 1962 को स्टार्ट होती है जिसमें टोटल 4 कैदी शामिल होते हैं। पहली कैदी का नाम फ्रैंक मॉरिस, दूसरे का क्लियरेंस एंगलन, तीसरे का जॉन एंगलन और चौथे का एलन वेस्ट होता है। क्लियरेंस एंगलन और जॉन एंगलन आपस में भाई भी होते हैं। फ्रैंक मॉरिस ने पहली वारदात 13 साल की उम्र में की थी। उसको एक बैंक रॉबरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उसे लुजियाना जेल में 10 साल के लिए भेजा गया था और वहां पर भी वो जेल से भागने में कामयाब हो गया था और ठीक 1 साल बाद उसको दोबारा पकड़ लेते हैं और अल्काट्राज जेल में शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, क्लियरेंस एंगलन और जॉन एंगलन जो आपस में भाई थे, उनको भी बैंक रॉबरी के जुर्म में अल्काट्राज जेल रखा गया था और इन दोनों को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। अब चौथे नंबर पर एलन वेस्ट था जो पूरे एस्केप का मास्टरमाइंड था। इसको कार चोरी के जुर्म में फ्लोरिडा जेल भेजा गया था, लेकिन उसने वहां काफी जेल ब्रेक के अटेम्प्ट किए थे, तो इसलिए उनको 1957 को अल्काट्राज जेल शिफ्ट किया गया था। एलन वेस्ट इस जेल में बाकी 3 कैदियों से पहले आया था, इसलिए उसके पास इस जेल की स्ट्रक्चर के बारे में काफी मालूमात थी और इत्तेफाक से बाकी 3 कैदी भी एलन वेस्ट को बखूबी जानते थे क्योंकि इनकी मुलाकात पहले बाकी जेलों में हुई थी। और दोस्तों, अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने बाकी 3 साथियों को दिया था। एलन वेस्ट जेल के ब्लॉक बी में था और इसलिए इनको पता था कि ब्लॉक बी में वो कौन सी जगह है जहां से वो आसानी से भाग सकते हैं। अब मसला ये था कि क्लियरेंस एंगलन, जॉन एंगलन और फ्रैंक मॉरिस किसी और ब्लॉक में थे, तो इन तीनों ने जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि हमें ब्लॉक बी में शिफ्ट किया जाए और जेल अथॉरिटी ने उनके रिक्वेस्ट पर गौर करते हुए कुछ दिन बाद ब्लॉक बी शिफ्ट किया और इत्तेफाक से एलन वेस्ट के साइड में अलग अलग सेल में डाल दिया गया। अब ये चारों दिन में कई मर्तबा मिलते और 2 सालों में काफी प्लानिंग करते रहे। 12 जुलाई 1962 को जब सुबह 7 बजे जेल अथॉरिटी कैदियों को उठाने लगते हैं और एक जगह जमा करके अटेंडेंस लगाते हैं तो 4 कैदी मिसिंग होते हैं। तो जब जेल स्टाफ ने सेल्स चेक करना शुरू कर दिए तो जॉन एंगलन, क्लियरेंस एंगलन और फ्रैंक मॉरिस अपने सेल में सो रहे थे और एलन वेस्ट अपने सेल में चेंज कर रहा था। इस सिचुएशन को देखकर गार्ड को बहुत गुस्सा आता है और अपना हाथ फ्रैंक मॉरिस के सर पर मार देता है तो उसका सर बेड से नीचे गिरता है और जब वो ये देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बेड के ऊपर वो एक डमी हेड था जो नीचे गिर गया था और टूट भी गया था। और जब वो एंगलन ब्रदर्स के सेल में जाते हैं तो वहां पर भी बेड पर डमी हेड के अलावा और कुछ नहीं पाते। अब वो भाग चुके थे और अपनी जगह पर बेड के ऊपर डमी हेड रखे हुए थे जो सोप, प्लास्टर और कंक्रीट की मिक्सचर से बनाए गए थे। अब जेल में सायरन बजने लगा और जेल अथॉरिटी को यकीन था कि वो तीनों कैदी इतना दूर नहीं जा सकेंगे क्योंकि पहले भी तकरीबन 30 कैदियों के भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। उनमें से काफी दोबारा पकड़े गए थे और कुछ को गोली मारकर मार दिया था। अब जेल के गार्ड्स ने पूरे आइलैंड में सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं मिला। अब टेंशन ये बनी हुई थी
कि अगर ये लोग भागे हैं तो इतनी टाइट सिक्योरिटी में कहां गए होंगे। उसके बाद FBI को इन्वॉल्व करके एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तीनों के सेल में इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि सेल के पिछले दीवार में बड़े बड़े सुराख थे, और बाद में जब एलन वेस्ट के सेल में चेक किया तो वहां पर भी इस तरह एक सुराख था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम ने एलन वेस्ट को काफी टॉर्चर किया और उसने सब कुछ बता दिया। एलन वेस्ट ने कहा कि सबसे पहले हमने किचन से कुछ चम्मच और कांटे चुराए और वेंटिलेशन हॉल को मजीद बड़ा करने लगे, और हम ये काम उस वक्त करते थे जब जेल में म्यूजिक टाइम होता था, और इस हॉल को अपने सेल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी चीजों के जरिए डांप लेते थे। वो सुराख एक कॉरिडोर पर निकलता था जहां से एक पाइप सीधा ऊपर छत की तरफ जाता था, और इन कैदियों को पता था कि ये ड्रेन पाइप छत के कौन से हिस्से पर निकलता है, और वहां से हम आसानी से नीचे उतर सकते हैं क्योंकि वो छत पर काफी दफा मेंटेनेंस के लिए छत पर जाते थे और हर एक पॉइंट नोट करते थे। एलन वेस्ट ने बताया कि हमने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट की मदद से डमी हेड बनाए, और जहां पर कैदियों के बाल काटे जाते थे वहां से बाल उठाकर डमी हेड्स पर लगाते थे। अब मसला यह था कि जेल से बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन आइलैंड के चारों तरफ समंदर को कैसे पार करेंगे। अब फ्रैंक मोरिस ने यह आइडिया दिया कि वो रेनकोट से रबड़ की एक कश्ती बना सकता है। फ्रैंक मोरिस जब जेल के लाइब्रेरी में काम कर रहे थे तो उस वक्त उसको एक किताब मिली जिसका नाम था पॉपुलर मैकेनिक्स। उसमें लिखा हुआ था कि रेनकोट की कश्ती और लाइफ जैकेट बनाए जा सकते हैं। रेनकोट उनको जेल अथॉरिटी से मिल जाते थे ताकि रेन में भी कैदी जेल के मेंटेनेंस का काम कर सके। अब उन्होंने रेनकोट जमा करना शुरू किए, और छत के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां पर गार्ड ना होने के बराबर थे, वहां पर लाइफ जैकेट और बोट बनाना शुरू कर दिए। इन शॉर्ट उन्होंने रेनकोट से लाइफ जैकेट और एक बोट बना ली, और अब लकड़ी से 2 चब्बू भी बना लिए। अब इन चारों ने डिसाइड किया कि 11 जून 1962 को हम जेल से निकलेंगे, और जब 11 जून को रात 9 PM को जेल की लाइट ऑफ हो गई तो एलन वेस्ट के 3 साथी तो निकल गए वेंटिलेशन होल के जरिए, लेकिन एलन वेस्ट सेल के अंदर ही फंस गया क्योंकि उन्होंने वेंटिलेशन होल को बंद करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया था। वैसे तो वो रोज इस वेंटिलेशन होल को खोलता था, लेकिन इस दफा वो कई दिनों से खुला नहीं था और सीमेंट सख्त हो गया था, इसलिए वो सेल में ही रह गया और बाकी कैदी ड्रेन पाइप की मदद से ऊपर चढ़कर छत से बोट और लाइफ जैकेट नीचे उतारकर पानी में जाकर निकल गए। एलन वेस्ट ने बताया कि हमारे प्लान के मुताबिक अल्काट्राज के साइट पर एंजल आइलैंड को क्रॉस करके सैन फ्रांसिस्को पर जाना था, और वहां पर वो एक गाड़ी और कपड़े चुराएंगे। FBI और इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने काफी जोर लगाया, लेकिन इन तीनों का कोई पता न चला। अब ये खबर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई और लोगों में काफी हलचल मच गई। अब कई दिनों बाद नेवल पुलिस को समंदर में एक चब्बू मिला और 2 रबड़ के बैग्स जिसमें इन कैदियों के पर्सनल सामान यानी उनके फैमिली फोटोज और लेटर्स वगैरह थे। अब FBI ने अंदाजा लगाया कि शायद वो समंदर में ही मर गए होंगे, लेकिन एक मसला और भी था कि अगर वो मर गए होंगे तो अब तक उनकी बॉडी पानी के सरफेस पर क्यों नहीं आई, क्योंकि डेड बॉडी 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर पानी के सरफेस पर तैरने लगती है। इसलिए उनका मानना था कि यह हो सकता है कि वो स्विम करके गए हों। 1962 में फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर काफी नजर रखी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। एंगलिन ब्रदर्स के फैमिली मेंबर्स ने बताया कि उनके मां के डेथ के वक्त 2 औरतें बहुत ज्यादा मेकअप के साथ आई थी, और कुछ टाइम बाद वो दोबारा उसी एरिया में नजर नहीं आई। कुछ सालों बाद एंगलिन ब्रदर के कजन ने FBI को बताया कि उसने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उसकी एक पिक्चर भी ले ली, लेकिन FBI ने बताया कि यह तस्वीर एंगलिन ब्रदर के एज से मैच नहीं कर रही। काफी सालों की तलाश के बाद 1979 में FBI ने यह केस बंद कर दिया और सिर्फ US मार्शल के यहाँ यह केस अब भी ओपन है।
और तब तक ओपन होगा जब तक उनकी एज 99 नहीं हो जाती और ये पकड़े नहीं जाते। दोस्तों, अल्काट्राज जेल को एस्केप के अगले साल बंद कर लिया गया और अब अल्काट्राज आइलैंड को नेशनल पार्क में तब्दील कर लिया गया है और लोग वहां पर जाते हैं और उन सेल्स का जायजा लेते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी मजीद अच्छी वीडियो आपको दिखा सकूं।